हाँ, तो एक बार फिर से सभी का वेलकम। देखो, अभी हम बोर्ड एग्जाम्स 2023 में जो हुए थे उसके जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट वाइज एक एक करके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो हमारा 2023 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी कंपलसरी का, इस हिंदी कंपलसरी के पूरे बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये आपका बिल्कुल बोर्ड का पेपर है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2023 में आया हुआ पेपर है और हम सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये पेपर देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और उसकी जो सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है बोर्ड की आई हुई वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो खंड अ जो था, देखो इस तरीके से ये प्रश्न थे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये एक अपठित आपका पद्यांश था। उसके बाद ये है यहाँ पे देखो कि ये तो पद्यांश का प्रश्न है। इसके बाद फिर रिक्त स्थान के जो प्रश्न थे व्याकरण भाग से पूछे गए थे। फिर यहाँ पे ये आप देखें पारिभाषिक शब्दावली और अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो पूछे गए थे, इन समस्त प्रश्नों का अपन करेंगे। फिर खंड ब आया है और इसी टाइप का आपका पेपर आएगा, हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। खंड स जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है और एस ये आपके फिर सप्रसंग व्याख्या आपके यहाँ पे पूछी गई है। तो ये इस तरीके से आपको करनी है और अंत में है एक निबंध 300 शब्दों में आपको लिखना है। तो आइए अब करते हैं सॉल्यूशन। ये जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है उसका अपन केवल आंसर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का आंसर बताऊंगा। पद्यांश वैसे छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस बार जो पैटर्न चेंज किया उसमें पहले आपके 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और फिर आएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पे अब की बार आपको मिलेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस बार आपको मिलने वाले हैं। पर चूंकि हम कर रहे हैं सॉल्यूशन पिछले पेपर का, तो एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आम यहाँ का विशेष मेवा है। पहले पढ़ेंगे, एक दो लाइनें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसका शीर्षक क्या है, क्या बातें बताई गई है, ठीक है। इसमें रस भरा रहता है और इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। रस किसमें भरा रहता है भाई? ये आम की बात हो रही है। हमारे यहाँ का विशेष मेवा आम। और जैसे ही आम पर बोर आना शुरू होते हैं, बोर का मतलब समझते हो ना कि आम लगने से पहले जो फूल जो खिलना होता है, जैसे आम में बोर आते हैं, तो वो इसका मतलब क्या है कि अब ये बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। अभी जो मौसम चल रहा है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा आम अगर आपके घरों में आसपास कहीं पर आम के पेड़ हैं तो उस पर बोर निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब बसंत ऋतु, हालांकि शीत ऋतु अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन अब बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। हमारे यहाँ पर अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब होता है बच्चों पीपल, को भी विशेष महत्ता दी गई। तो एक एक करके सारी चीजें बताई जा रही, पहले आम के बारे में, अब पीपल के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। तो यहाँ पर विशेष महत्व किसको दिया गया है? अश्वत्थ को दिया गया है। किसमें? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई हैं। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है पीपल का वृक्ष, जिसे हम अश्वत्थ कहते हैं। स्थावर वस्तुओं में हिमालय को, स्थावर मतलब स्थायी, जो हिले डुले नहीं। सरिताओं में गंगा को, सरिता मैंने नदियों में। पक्षियों में गरुड़ को और ऋतुओं में बसंत ऋतु को महत्ता दी गई। एक बार फिर से पहली लाइन से जोड़ा गया है। बात शुरू हुई थी बसंत ऋतु की और फिर से ऋतु आई बसंत। स्त्रीलिंग चीजों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति यानी धैर्य को महत्ता दी गई है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचायक है। तो अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसी तरीके से आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है गद्यांश और फिर पद्यांश, और आपको एक एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पूरा पेपर हल करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको देखना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको आइडिया मिलता है किस तरीके के प्रश्न पत्र आते हैं। और पिछले वर्षों के जो इतने सारे के सारे जो पेपर्स है ना, पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक जो आपके पेपर्स आए हैं परीक्षा में, ये सारे पेपर्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर अगर आपको चाहिए तो आप पहले तो ऐप डाउनलोड करेंगे, एजुकेशन EDUCATION
TION, एजुकेशन राइज करके हमारा अपना ऐप है बच्चों। और इस एजुकेशन राइज ऐप में जब आप जाएंगे हिंदी के कोर्स में, तो हिंदी के कोर्स में वहाँ पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। आप जब नीचे लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में वहाँ पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स पेपर करके लिखा हुआ है, PREVIOUS, प्रीवियस ईयर्स पेपर। वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे 2010 से लेके 2023 तक, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो मैंने खाली आपको हिंदी का बताया, बाकी सब्जेक्ट के भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था वो वृक्ष कौन सा था? तो बच्चों हमने अभी देखा है वो वृक्ष था अश्वत्थ, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को जो है वो बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। हालांकि वट वृक्ष भी कहते हैं बड़ के नीचे, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ उसके हिसाब से हमें तो जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है कि बसंत का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो हमने देखो इसमें पढ़ा है कि जो आम के बोर आते हैं उस आम के बोरों को बसंत का अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट जवाब है। फिर पूछा है तीसरा प्रश्न कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है वाणी को, भगवान बुद्ध को, भारतीय संस्कृति को या अश्वत्थ को? तो भगवान अश्वत्थ को माना गया भाई, अश्वत्थ को भगवान बुद्ध की विभूतियों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न देखो क्या है कि निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। लहर नहीं है, सरिता हाँ, वीची तरंग नहीं, तो आंसर है इसका ब, सरिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। जातीय परिस्थिति नहीं भाई, हिमालय का महत्व नहीं, भारतीय संस्कृति हाँ, भाषा की उपयोगिता नहीं, तो भारतीय संस्कृति। ऐसे चारों ऑप्शन पढ़ने, पहले गद्यांश पढ़िएगा फिर एक एक ऑप्शन पढ़ना। हालांकि ऑप्शन आपके नहीं आएंगे गद्यांश में तो, लेकिन जो 12 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पात्मक उसमें आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है उन्हें, और प्रश्न पढ़ा और जो भी नजर पड़ी जिस किसी ऑप्शन पे फट उसको राइट करके एग्जाम में लिख करके कॉपी में आ गए, बाहर आकर के कहते हैं अरे मैंने तो ये तो देखा ही नहीं था। अरे भाई तो देखना था ना, आपको देखा क्यों नहीं था? तो आपको एक एक ऑप्शन ऐसे पढ़ते जाना है और फिर आपको जो राइट हो कंफर्म हो जाओ चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में फिर करिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और ध्यान रखना टारगेट होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100। जो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा तो 80 में से 80 नंबर आपको लाने हैं एग्जाम में, और 20 आपके जाएंगे शतरंग, तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ध्यान रखना टारगेट हमेशा अपना बड़ा रखिएगा। नेक्स्ट अपना देखो अगला क्वेश्चन है जंगम शब्द का विपरीतार्थ क्या है? तो जंगम शब्द का विपरीतार्थ होगा बच्चों कि स्थावर, गीता, स्मृतियां, धृति, तो स्थावर, ठीक है, स्थावर मतलब जो स्थायी है, जंगम का मतलब होता है जो अस्थायी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब है अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश बता दूं बच्चों, बता दूं कि हमने जो 10 मॉडल पेपर्स जारी किए थे लास्ट ईयर, और 10 मॉडल पेपर्स इस बार भी हम जारी कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो हमारा जो हिंदी का मॉडल पेपर था उसी में ये हमने दिया था, और ये का ये सेम एग्जाम में आया है। तो इस बार भी अगर आप मॉडल पेपर्स देखना चाहते हो, ओनली 29 रुपीज़ में, ओनली 29 रुपये में हम आपको पूरे 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमने आपको ऐप बताया एजुकेशन राइज, उसमें जाएंगे, वहाँ पे आपको हिंदी के 10 मॉडल पेपर्स, इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर्स, ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपको सारे के सारे 10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक पद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ करके देना है आंसर। लिखा है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, संपूर्ण देश से उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ध्यान रखना यहाँ पे संसार का सिरमौर बताया है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है भारतवर्ष। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। आइए करके देखते हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है।
तो भाई कवि ने गंगा जल को नहीं, विश्व को नहीं, भारतवर्ष को हाँ, प्रकृति को नहीं, भारतवर्ष को। तो यहाँ पे क्या बताया है कि कवि ने भूलोक का गौरव बताया है भारतवर्ष को। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला कंटिन्यू करते हैं कि निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार कहाँ हुआ था? यही इसी भूमि पर, इसी भारत भूमि पर, क्या ना, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, इसी भारत भूमि पर संसार ने, विधि ने नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किसने किया था निम्न में से? तो विधि ने किया था बच्चों, ऑप्शन बी राइट है, विधि ने किया था। ओके, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है कि नूतन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नूतन का विलोम शब्द लिखना है बच्चों, नूतन का मतलब होता है नया, तो इसका विलोम शब्द होगा पुराना, है ना, पुराना। तो ये पुराना, यहाँ पे वरदान नहीं, अभिशाप नहीं, विस्तार नहीं, पुरातन। यस, पुराना मतलब पुरातन, नूतन पुरातन। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से भगवान की भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है? किस चीज के माध्यम से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है? विफल गर्व, ऋषि भूमि और भवभूमि भूभूति भंडार, सहृदय चिंतक या सुसज्जित प्रथा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारत भूमि और भवभूति भंडार। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। तो देखो, भारत की श्रेष्ठता, मनुज का मन, भावी सजग या अग्निशमर। तो भारत की श्रेष्ठता इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। तो ये हमने देखो किए हैं इतने क्वेश्चंस। और अगला एक और प्रश्न है कि वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है। इस पंक्ति का सही आशय स्पष्ट कीजिए। इसका सही जवाब आशय क्या रहेगा? ऑप्शन है कि भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, जगत कल्याण का आदर्श, बालोपयोगी साहित्य, विकृत परंपराओं। तो भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, ये इसका सही उत्तर है। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखो कर दिए हैं। अब है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर बच्चों 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और बोर्ड ने जो आंसर भेजा था, जो आंसर की जब कॉपी चेक करने के लिए भेजी जाती है उस समय बोर्ड आंसर की भेजता है, उसमें भी 3 वर्ग लिखे हुए हैं। 3 वर्ग होते हैं बच्चों। एक तो होता है वर्ण, ठीक है, एक होता है वर्ण या इसे हम अक्षर भी कह सकते हैं। तो वर्ण या अक्षर पहला हो गया। दूसरा हो गया शब्द, दूसरा होता है शब्द, और तीसरा होता है वाक्य। तो ये है हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर इन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फिर अगर वर्ण की बात करें, डिटेल में पढ़ेंगे तो वर्ण में स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संयुक्त अक्षर क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वो सारी चीजें होती है। इसी तरीके से शब्द और इसी तरीके से वाक्य का पूरा विश्लेषण किया जाता है। ये व्याकरण में मोटे तौर पर चीजें होती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है वो क्या कहलाता है? तो भाषा को वो जो है ना व्याकरण शास्त्र कहलाता है, व्याकरण शास्त्र। और आप जब एग्जाम में आपको जब आंसर लिखो तो ये आपको खाली क्रम संख्या लिखनी, पहले लिखेंगे कि प्रश्न संख्या हाँ दूसरा है, तो प्रश्न संख्या दूसरे का आप लिखेंगे पहला, और आपको खाली आंसर लिखना है 3, है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरा और आपको लिखना है व्याकरण। ऐसे आपको हल करना है, तो टाइम बचेगा आपका। आपको पूरा ये प्रश्न नहीं लिखना है, फिर लिखना है तीसरा और फिर ऐसे करके तीसरे का आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। चलिए अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये हो गया। उसके बाद तीसरा, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है। लक्षित जो है वो एक नाम है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये पुस्तक पढ़ रहा है, तो भाई इससे हमें सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि कोई बालक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? कि जब किसी वाक्य को पढ़ते ही सीधा अर्थ हमें समझ में आवे तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। चौथा प्रश्न है कि जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तो वहां पे शब्द शक्ति कौन सी होती है? मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, मुख्य अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो यहां आपको लिखना है लक्षणा शब्द शक्ति।
फिर अगला क्वेश्चन है कि जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहां पे अलंकार कौन सा होता है। तो बच्चों जहां एक शब्द अगर हो, और ध्यान रखना शब्द एक ही है, यहाँ पे आवृत्ति वावृत्ति की बात नहीं हुई है, इसका मतलब शब्द ही एक बार ही आया है और उसके अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो वहां पे तो होता है श्लेष अलंकार। ये मैंने कई बार आपको बताया, श्लेष अलंकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ होना, मतलब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो यहां श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो यहां पर बच्चों यमक अलंकार है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है और जितनी बार आवृत्ति होती है उतनी बार उसके अर्थ होते हैं। तो देखो कनक कनक मतलब 2 बार आया है शब्द, एक का मतलब होता है सोना, दूसरे का मतलब होता है धतूरा, तो ये 2 बार अर्थ आया और दोनों बार इसके 2 अर्थ हुए हैं, इसलिए यहां पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए कि पारिभाषिक शब्दावली है। तो यह है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है बच्चों परिसर, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, स्कूल परिसर है, कॉलेज परिसर है ना, तो वो जो परिसर होता है वो प्रीमिसेस कहलाता है। तो परिसर, इसका आपको लिखना है परिसर। फिर है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, है ना, क्वार्टरली मैंने 3-3 महीने, तो ये होगा त्रैमासिक। क्वार्टरली का मतलब है यहाँ पे त्रैमासिक, ऐसे आपको लिखना है। फिर लिखा है अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो इस तरीके के हालांकि क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। अनुभाग जो है ना इसका आपको लिखना है, तो बच्चों लिखेंगे सेक्शन, SECTION, सेक्शन। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। नेक्स्ट है प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के 4 माध्यम होते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया, ओके, प्रिंट मीडिया। उसके बाद फिर दूसरा है भाई, प्रिंट मीडिया के बाद दूसरा होता है रेडियो, और फिर तीसरा होता है बच्चों टेलीविज़न, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फिर है टीवी यानी टेलीविज़न, और चौथा होता है इंटरनेट, इंटरनेट। तो ये जनसंचार के 4 माध्यम हैं। जनसंचार के 4 माध्यमों में प्रिंट मीडिया सबसे पुराना, इंटरनेट सबसे लोकप्रिय, सबसे नवीनतम माध्यम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, यह शब्द किसने दिए थे। तो ये शब्द किसने बोले थे, यशोधर बाबू ने बोले थे। आपको याद होगा जब उनकी एनिवर्सरी जब मनाई जा रही थी, तो उस समय उन्होंने ये शब्द कहा था, भाई ये गोरे साहबों के चौंचले हैं। तो ये कथन यशोधर बाबू का है, यशोधर बाबू, ठीक है, यशोधर बाबू का शब्द है। फिर देखो लिखा है कि लेखक सौंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नजदीक पहुंच गया। तो लेखक जो है जब स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे मेहनत करने लगा, धीरे धीरे अच्छे होशियार बच्चों में आने लगा, उसके बाद उसने कविता लिखना शुरू कर दिया। तो जब भी घर पे आता था, रास्ते में आते वक्त, जाते वक्त, खेत में सिंचाई करते वक्त, यहाँ तक कि भैंसें चराते वक्त भी जब उसे टाइम मिलता था तो कविताएं लिखता था। तो कविता लिखते लिखते आप यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे कि कविता लिखते लिखते, है ना, कविता लिखते लिखते जो है ये लेखक भाई आनंद यादव जो है, लेखक जो है वो इनके जो मास्टर थे जिनका नाम था सौंदलगेकर, इनके नजदीक पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला है छठा प्रश्न। क्या है छठा प्रश्न कि कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो एक तो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और दूसरा शहर है बच्चों हड़प्पा। तो ये 2 जो है ये सबसे पुरातन नियोजित नगर माने जाते हैं, शहर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई है। तो इसमें क्या हुआ कि जो सिंधु नदी है ना बच्चों, तो ये सिंधु नदी के पानी के रिसाव, सिंधु के पानी
पानी के रिसाव के कारण, रिसाव और दलदल पैदा हो गया वहां पे, तो दलदल के कारण जो है वो अब इसकी खुदाई जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है। ध्यान रखना, ये आंसर जो है ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि मौत के खिलाफ मनुष्य नामक किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था। हालांकि ये चैप्टर अब हटा दिया गया है, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ये लिखा था कि जब जैसे युद्ध होते हैं तो युद्ध पुरुष जो सैनिक युद्ध लड़ते हैं, और उस समय अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है, किसी को गोली लगती है, तो उस समय उसे जितनी पीड़ा होती है, जितनी तकलीफ होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ एक औरत को बच्चे को जन्म देते समय होती है। ये बात जो है वो इसने लिखी थी। मौत के खिलाफ मनुष्य नामक पुस्तक में औरत की पीड़ा का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, औरतों की आंखें किन किन ताकतों ने खोली है। तो भाई औरतों की आंखें देखो, शिक्षा ने खोली है। सबसे बड़ी चीज तो होती है शिक्षा, उसके बाद फिर आएगा शिक्षा आ गया, उसके बाद फिर क्या आ गया, प्रगति आ गया। जैसे जैसे उन्नति होती है, जैसे जैसे प्रगति होती है, जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे, ठीक है। और फिर आप और फिर लिखिए जागरूकता लिख सकते हो, है ना, उनकी खुद की जागरूकता है। तो ये चीज़ों ने जो है वो औरत की आंखें खोली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो कंप्लीट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, हिंदी कंपलसरी जो अपना लास्ट ईयर 2023 का पेपर है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको एवरी जो अपने सारे जो सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का हम कंप्लीटली सॉल्यूशन करने वाले हैं 2023 के। और ये सारे के सारे सॉल्यूशन हैं, ये आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हम आपको बच्चों जो हमारा ऐप है उसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पर आपको फुल कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, हमारे मॉडल पेपर्स हैं, और वहाँ पे हमने केवल नोट्स ही, अगर आप चाहते हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक बार जरूर विजिट करिए। एक हमारा नंबर है, आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है। तो निशा निमंत्रण गीत के माध्यम से यहाँ पे कवि क्या करता है कि व्यक्तिगत जो परिवर्तन है ना, उसके बारे में कवि हमें यहाँ पर बताता है। फिर लिखा है महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश देते हैं। तो भक्तिन क्या करती है कि बहाने बना बना करके, कोई न कोई बहाना बना करके हमेशा जो है वो महादेवी के साथ जुड़े रहना चाहती है, वो महादेवी के साथ में और ज्यादा नजदीक की बढ़ाने की कोशिश करती है। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि मुद्रित माध्यम में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रिंट मीडिया होता है उसमें लेखन के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो एक तो क्या होता है, उसमें आपको ध्यान रखना व्याकरण का पूरा ध्यान होना चाहिए, व्याकरणिक नियमों का पूरा ध्यान होना चाहिए। भाषा की शुद्धता पर बल देना है, भाषा की शुद्धता पर बल दोगे आप, ध्यान रखना है, ये भाषा की शुद्धता पर बल देना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां नहीं करनी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको समय सीमा का ध्यान रखना है ना, समय सीमा का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो है वो मुद्रित माध्यम में जो अंकों का लेखन है, अंकों के लेखन संबंधी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और एक लाइन में जो है वो 10 से 12 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि जो वाचक है उसको सही ढंग से पढ़ सके, इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो अभी वर्तमान में जो इंटरनेट पत्रकारिता है, दो शब्दों से मिलकर के बना, एक तो है इंटरनेट और दूसरा है पत्रकारिता। पत्रकारिता मतलब समाचार और समाचार लेखन जो होता है, ठीक है। अब समाचार लेखन एक्चुअली क्या हुआ, ऑनलाइन आ गया, नेट पे आ गया। आप कोई भी जो है ना गूगल पे जाइए, सर्च करिए कोई भी न्यूज़पेपर का नाम, आपको वहां पे वो न्यूज़पेपर मिल जाएगा। तो इसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षिप्त में अगर आप लिखना चाहे तो लिखेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन न्यूज़पेपर को पढ़ना और लिखना, समाचारों को, ये इंटरनेट पत्रकारिता होता है। और ये अपने तीसरे दौर में है अभी भाई, है ना, इसका तीसरा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का, ये अपने तीसरे दौर में है। साथ ही साथ यहाँ पे .com
साथ ही साथ क्या होता है, डॉट कॉम, आप है ना डॉट कॉम, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर है तो उसके पीछे डॉट कॉम लगाएंगे तो डॉट कॉम जो है वो काफ़ी विस्तार से जो है वो प्राप्त कर चुका है। और संसार के जितने भी बड़े मीडिया समूह हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो ऑनलाइन आ चुके हैं। और इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फीचर लेखन के बारे में लिखिए आप। तो फीचर देखो क्या होता है कि फीचर एक सृजनात्मक सुनियोजित एवं आत्मनिष्ठ लेखन है। और कैसा है भाई, आत्मनिष्ठ लेखन है। और वैसे फीचर का कोई एक निश्चित ढांचा तो नहीं होता है, फीचर का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो बड़ी ही रोचक होनी चाहिए और व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से इसमें कुछ चीज़ों को शामिल कर सकता है, लेखक। एक अगला क्वेश्चन है कि पतंग कविता में किन किन बिंबों का चित्रण किया गया है। तो भाई पतंग कविता में तो खूब सारे बिंबों का चित्रण किया है, जैसे कि प्रकृति के बारे में, यहाँ पे प्राकृतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे बारिश की ऋतु का जाना, भाद्रपद महीने का समाप्त होना, शरद ऋतु का आगमन, नई चमकीली साइकिल, तो इस प्रकार के सारे उनका वर्णन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर बाल सुलभ इच्छाएं, क्रियाकलाप, है ना, क्रियाकलाप, और साथ ही साथ उनकी बाल सुलभ क्रियाकलाप, बालकों की उमंग का चित्रण किया गया है, प्राकृतिक परिवर्तनों का चित्रण किया गया है, इन सारी चीजों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव क्या है। तो बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव होता है कि भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना, सीधी बात को सरल तरीके से बताना, सरल शब्दों का प्रयोग करके किसी बात को बताना, तो ये है इसका मूल भाव। फिर है कि मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं। तो मनुष्य को उसका आलस, तृष्णा और घृणा, ये जो चीजें हैं ये व्यक्ति को घायल कर देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, एक तरफ तो क्या होता है कि विज्ञान की बात हो रही है, विज्ञान क्या करता है, तर्क पर आधारित बात करता है, और एक तरफ होते हैं लोक विश्वास। तो भाई विश्वास जो है ना वो किसी भी चीज पर हो सकता है। तो जैसे अगर बात करें कि भयंकर उस अकाल के दौरान जब बिल्कुल भी पानी नहीं था, उस समय घड़ों पानी जो है वो बरसाया जा रहा है, तो विज्ञान तो इसे बर्बादी मानता है पानी की, लेकिन लोक विश्वास अलग ही चीज होती है। जैसा दीदी क्या कहती है कि भाई अगर आपको कुछ चीज प्राप्त करनी है तो पहले आपको देना पड़ेगा, अनाज अगर आपको बहुत ज्यादा अनाज प्राप्त करना है तो पहले आपको बोना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वर्णन किया हुआ है दोनों चीजों का, आप लोग इसमें अपने हिसाब से बता सकते हैं। अब देखो बड़े क्वेश्चन है, तो ये बड़े प्रश्न है बच्चों, तो 60 से 80 वर्ड्स में अपन को इसके आंसर लिखना है। तो आप लोग देख लीजिए इसका, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये है ना, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और नभ की पाती, और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, और फिर ये है अपने निबंध। तो ये था हमारा हिंदी कंपलसरी का हमने किया है बच्चों। आने वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हिंदी साहित्य, साथ ही साथ अपना जो है बच्चों हिंदी साहित्य, उसके बाद फिर राजनीति विज्ञान, और उसके साथ ही साथ अपन क्या करेंगे बच्चों, इतिहास और इंग्लिश, और इन सभी सब्जेक्ट्स के जो इसी प्रकार के पेपर्स हैं जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कम्प्लीटली अवेलेबल करा दूंगा। हम कम्प्लीटली जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हमारी क्लासें चल रही है। जैसे हमने जो कैप्सूल सीरीज चल रही है, अभी आपको बता दूं, हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य की जो मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे हमारी जो ये है एक क्लास मिलती है। उसके अलावा हमने 5,000 प्रश्न उत्तर, ये हमने इतिहास और राजनीति विज्ञान में हमने जो सीरीज लॉन्च करी है वो चल रही है। इसके अलावा 2000 प्रश्नों की सीरीज हमारी हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य, ये दोनों की जो है वो सीरीज हमारी चल रही है।
और इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी जो है, इंग्लिश कंपलसरी का हमने जो हमारे जो सीरीज शुरू करी है वो शाम को आपको इसकी क्लास मिलती है शाम को 7:30 बजे। ये सारी हमारी क्लासेस फिक्स टाइम पे आती है। अगर आप लोग डेली हमारे साथ जुड़े रहते हो तो जैसे हिंदी साहित्य की 6:30 बजे सुबह है और हिंदी इंग्लिश की 7:30 बजे शाम को है। इसी तरीके से हमारी 2 लाइव क्लासेस आती हैं, एक शाम को 7 बजे रहती है बच्चों और एक हमारी शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं रेगुलरली, कंप्लीट आपको करवाएंगे पूरा कोर्स, आपका एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो, कोई भी कुछ पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी मुझे बता दीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का पेपर आपको, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं किस पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं अगला जो है वो मॉडल पेपर, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा आपको। इसी के साथ थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।